अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। जलवायु परिवर्तन से डेयरी व्यवसाय पर पड़ता है विपरीत प्रभाव। अधिक फल उत्पादन हेतु नए बागों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन। आलू की फसल को प्रभावित करने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। हमारे जिन किसानों ने नए बाग स्थापित किए हैं, उनकी देखरेख और प्रबंधन करके ही आप आने वाले समय में इन बागों से अच्छी फलत ले सकते हैं। तो नए बागों की देखरेख करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया जाए जिससे कि अच्छी प्रकार से पौधे का विकास हो सके, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस मुखर्जी। किसान भाइयों, अभी वर्षा ऋतु में कई किसान भाइयों ने फलों के बगीचे लगा लिए होंगे, जैसे अनार, अमरूद, नींबू, पपीता आदि। लेकिन क्या होता है, कई बार हम बगीचा लगाने के बाद में 15-20 दिन तक तो बहुत देखभाल करते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका शुरू से अंत तक ही आप अगर अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो ही वो आपको अच्छा फलत या अच्छे फल देंगे। तो इसलिए किसान भाई जिन्होंने चौमासे में फल वृक्ष लगा लिए, उनको जो है अभी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सिंचाई का समुचित प्रबंध करें, क्योंकि बीच में आपने देखा बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई थी और फिर एकदम से रात को जो है सर्दी होने लग गई। सिंचाई का समुचित प्रबंध करेंगे तो इस तरह के जो तापमान में अधिक उतार चढ़ाव आता है, उसका झटका जो है फलदार जो छोटे पौधे उनको नहीं लगेगा। फिर अभी आने वाली जो सर्दी है उसके लिए अभी से प्रबंध कर लें, और जो भी आप कवरिंग मटेरियल, चाहे प्लास्टिक हो या चाहे आपके मूंज का बनाते हैं, सैकरम मूंजा का, सरकंडे का, इस तरह के जो हट बनाते हैं या घर बनाते हैं, वो अभी से तैयारी कर लें, जिससे कि सर्दी जब भी पड़ने लग जाए तेज़, तो उस समय इन पौधों को ढक दें, जिससे सर्दी से इनका बचाव हो सके। तीसरी बात है कि बरसात ख़त्म हो गई है, तो बरसात के बाद में तुरंत बाद दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, फलदार वृक्षों में अधिक होता है। तो दीमक के रोकथाम के लिए फिप्रोनिल जो दवा है उसका इस्तेमाल करें। जो भी निर्धारित की गई मात्रा है उसके अनुसार सिंचाई के पानी के साथ इसका प्रयोग करें, तो दीमक से रोकथाम मिल सकता है। इसके साथ ही कई तरह के कीटों का भी प्रकोप होता है इस समय, जैसे नींबू में आपके सायला आ जाता है, बेर में भी कई तरह के कीड़े आते हैं, या दूसरे पपीते में भी जैसे वायरस जनित रोग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के रस चूसक कीट आ जाते हैं। उनके रोकथाम के लिए कोई भी सिस्टमिक जो दवा है उसका जो है वो नियमित रूप से छिड़काव करते रहे, जिससे कि वो कीड़े इन पर नहीं बैठेंगे और वायरस जनित रोग भी नहीं आएंगे या दूसरे रोगों का प्रकोप भी कम होगा। इसके साथ साथ हल्की जो है कटाई छटाई पे भी ध्यान रखें, जैसे नींबू में हल्की कटाई छटाई करें, और अनार में सकर्स जो नीचे से निकलते हैं इस समय उनको हटाते रहें, क्योंकि उनमें ना तो फूल आएंगे
ना फल लगेंगे और वो मातृ पौधा से भोजन नियमित रूप से लेते रहते हैं, जिससे कि मुख्य पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए उनको नियमित रूप से हटाते रहे। एक बात का और ध्यान रखें कि जो भी आप कटाई छटाई करें टहनियों की, जो कटा हुआ भाग है उसमें बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, रोग का प्रकोप हो सकता है, टहनियाँ काली पड़ सकती है। तो उसके लिए फफूंदनाशी दवा जैसे आपके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका घना जैसे बेसन घोलते हैं वैसे पेस्ट बना ले पानी के साथ और उन कटे हुए भागों पे उसको लगा दें, जिससे कि कोई भी फफूंद जनित रोग आगे नहीं बढ़ सके। इसके साथ साथ कई किसान भाइयों ने सिर्फ खाद डाला था, जैसे गोबर की खाद या बीगनी की खाद बरसात के मौसम में। तो इस समय अगर उनको NPK डालना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, उसकी मात्रा डालनी है तो उसके निर्धारित की गई मात्रा के अनुसार सिंचाई के पानी के साथ वो दे सकते हैं। घुलनशील, क्योंकि आजकल सबने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति लगा रखी है फलदार बगीचे में, तो उसमें घुलनशील जो उर्वरक है वो डाल सकते हैं या उसका पत्ती पर भी छिड़काव कर सकते हैं, पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस समय जो भी पोषक तत्वों की कमी होगी वो दूर हो जाएगी और पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे कि छोटे पौधे आने वाले सर्दी में सशक्त हो जाए, सर्दी का कोई प्रकोप नहीं हो और फरवरी के महीने तक वो अपना पूर्ण आकार ले ले और आने वाले मौसम में आपको सही रूप से फूल और फल दे सके। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो नए बगीचे जो है उनकी बढ़वार अच्छी होगी और जल्दी से जल्दी किसान भाई उनसे फल प्राप्त कर सकेंगे। आपने बहुत सही तरीके से बगीचा लगा दिया है, लेकिन अभी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले वर्षों में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और आपका जो मेहनत है और पैसा है वो बेकार चला जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों के लिए खेती के बाद पशुपालन दूसरा बड़ा व्यवसाय है और आज के समय में तेजी से पशुपालक विदेशी नस्लों की गाय का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण पशुपालकों को इन विदेशी नस्लों को पालना कठिन और खर्चीला होता जाएगा। इसलिए जरूरी है कि देशी नस्ल को सुधार कर उनका पालन किया जाए, जिससे कि देश का दूध उत्पादन स्थिर रहे। तो ये कैसे संभव है, आइए जानते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK श्रीवास्तव से। NDRI में रिसर्च के मुताबिक देसी नस्ल की अपेक्षा ज्यादा दूध देने वाली संकर नस्ल की गायों के अधिक प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि देसी नस्ल की गायों में पर्यावरण परिवर्तन को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। अगर तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होती है तो केवल दूध पर ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर इससे अधिक तापमान बढ़ेगा तो रिप्रोडक्शन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण में घुल रही है, आने वाले समय में उसका असर खाद्यान्न उत्पादन, पशुधन पर व्यापक रूप से पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे मानव जीवन पर नकारात्मक असर पड़ना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से की गई रिसर्च से ये बात सामने आई है। पर्यावरण में घुल रही ग्रीन हाउस गैसों से तापमान 2070 से लेकर 90 तक 2.0 से 6.0 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ेगा। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि 2050 तक देश में करीब 15 मिलियन टन दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का ज्यादा असर देश के राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान व पश्चिम बंगाल के हिस्सों में रहेगा। देश में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन 302 ग्राम है, लेकिन तापमान बढ़ने के कारण असर पशुधन पर भी पड़ेगा, जिससे प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कम हो जाएगा, जो देश के लिए चिंता का विषय है। NDRI की 5 साल की रिसर्च में ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं। इस शोध में 18 से 20 वैज्ञानिकों की टीम ने गहन अध्ययन किया, जो सफल माना गया। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो रहा है कि जब सर्दी को नहीं होना चाहिए तो सर्दी हो जा रही है, एकाएक टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, एकाएक टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। इन सब के वजह से ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसको कैलकुलेट किया है कि अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो लगभग 2%
मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। और 2050 तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जितना हमें प्रोडक्शन करने का पोटेंशियल है, जितना हम कर सकते हैं, उससे 15 मिलियन टन दूध पैदा कम होगा। मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहता हूं कि इस समय हमारा देश विश्व में नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन में। 140-144 मिलियन टन दूध पैदा करके हम लोग विश्व में नंबर 1 पर हैं। और आने वाले समय में भी हम आगे रहेंगे, नंबर 1 पे ही रहेंगे। जो डेयरी का ग्रोथ रेट है हमारे देश में, वो भी अगर हम पूरे विश्व का एवरेज ग्रोथ रेट देखें, उससे 3 से 4 गुना तक ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि हमारी जो देसी नस्ल की गाय हैं, जो हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स हम कहते हैं, इंडिजिनस एनिमल हैं, वो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी रेजिलिएंट है, या हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम अपनी देसी नस्ल की गायों का बढ़ावा दें, उनमें सुधार करें, ताकि आने वाले समय में हमारे पास दुग्ध उत्पादन में कोई कमी न रहे। तो उसका मेन कारण है कि दुग्ध का उत्पादन कम होगा, उसका मेन कारण है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि दूध का उत्पादन कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई कमी आ जाएगी दूध की। जितना दूध हमें चाहिए 2020 तक, जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि 2020 तक हमें 191 मिलियन टन दूध चाहिए, और 2020 तक जो ग्रोथ रेट चल रहा है, अगर यही चलता रहा तो हमें उस रिक्वायरमेंट को मीट करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो 2020 तक हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहेंगे, तो हमें कोई दूध की कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जितना हम प्रोडक्शन करने की शक्ति हमारे पास है, उससे थोड़ा सा कम प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। NDRI की रिसर्च टीम में फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायो के साथ साथ अन्य कई विशेषज्ञों की टीम ने अध्ययन किया था। ग्रीन हाउस गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। सबसे पहले ये चिंतित करने की जरूरत है, ग्रीन हाउस के स्रोत कौन से हैं? किस स्रोत से कौन सी गैस ज्यादा निकलती है? विदेशी वैज्ञानिकों ने देसी गाय को सबसे ज्यादा मीथेन पैदा करने वाला पशु बताया था, लेकिन NDRI ने 5 सालों की गहन रिसर्च से ये साबित किया है कि देसी नस्ल के मुकाबले क्रॉस ब्रीड की गाय ज्यादा मीथेन पैदा करती है। अगर हम अपने देसी नस्ल को और जो क्रॉस ब्रीड हैं, या जो हमारी विदेशी नस्ल की गायें हैं और भैंसें हैं, उनमें हम कंपेयर करें, तो जो मीथेन गैस बनता है उनके र्यूमन में, गाय भैंस के र्यूमन में जब हम कोई चारा देते हैं तो एक गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है, जिसको हम एंट्रिक फर्मेंटेशन के जरिए कहते हैं। उसके 2 नुकसान हैं कि वो मीथेन गैस, एक तो जो हमारी फीड फॉडर की एनर्जी है वो गैस में बना देता है, तो जिससे दूध पैदा करने में हेल्प नहीं होती, और दूसरा है कि उस मीथेन गैस को जब इन्वायरमेंट में जानवर छोड़ते हैं तो उससे और टेम्परेचर बढ़ता है, उससे तापमान बढ़ता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है मीथेन गैस, और जो दूध बनना चाहिए वो एनर्जी मीथेन गैस बनाने में ख़राब होती है, तो ये भी एक नुकसान है। तो हम कर रहे हैं कि कंपैरिजन बिटवीन क्रॉस ब्रेड, इंडिजिनस एंड बफलो। तो मैं बताऊं कि जो हमारी देसी नस्ल के जानवर हैं, हमारी जो देसी गायें हैं, उनमें एंट्रिक फर्मेंटेशन के जरिए सबसे कम मीथेन बनता है, उसके बाद बफलो में बनता है, और जो हमारी क्रॉस ब्रेड की या संकर नस्ल की जो गायें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मीथेन बनता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है हमारी विदेशी नस्ल की गायें या क्रॉस ब्रेड कर रही हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में हमारे जो किसान आलू की खेती कर रहे हैं उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर होगी, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण आलू की फसल पर रोग और कीटों का प्रकोप देखने में आता है और अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को गुणवत्ताहीन कम उपज ही प्राप्त होगी। तो फसल को इन रोगों और कीटों से किस तरह से बचाया जाए, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से। रबी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आलू की फसल बहुत तादाद में लगाई जाती है। किसान भाइयों, आलू की फसल पर कीट एवं रोगों के कारण बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, आलू की फसल में जो अगेती झुलसा रोग है, यह आलू की शुरुआत की जो अवस्था है होती है, जैसे 25 से 30-35 दिन की अवस्था होती है, उसमें यह रोग आता है। इसके लक्षण आलू की पत्ती पर गोल गोल ब्राउन कलर के या बादामी रंग के धब्बे के रूप में संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसको तोड़ करके अगर सूर्य की रोशनी की तरफ देखें तो इसमें गोल गोल जो रिंग हैं वो साफ दिखाई देती हैं। इसके अलावा एक रोग और आता है, पछेती झुलसा रोग। पछेती झुलसा रोग जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, करीब करीब 40-45 दिन बाद इसके लक्षण शुरू होते हैं। अगर मौसम बहुत ही नम हो जाए, वातावरण में बादल छा जाएं और कोहरा गिरने लग जाए, ओस भी ज़्यादा पड़ने लग जाए, ऐसी अवस्था में अगर जिन खेतों में इसके लक्षण शुरुआत हो गई है तो ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्ती पर ऊपर से जो पत्ती की मार्जिन्स होती हैं, ऊपर से ये वी आकार के, यानी ऊपर से जो पत्ती है इस तरह से ये रोग नीचे की तरफ वी आकार की रचनाओं में फैलता है और पत्ती को झुलसा देता है और उसको ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे मौसम अगर अनुकूल हो गया है तो ये रोग डंडी पर भी आता है और धीरे धीरे तने से लेता हुआ नीचे तक ये रोग फैल जाता है। अगेती झुलसा रोग जैसे मैंने बताया था, उसमें गोल गोल धब्बे आते हैं और इसमें वी आकार के धब्बे आपस में आके मिल करके और पत्ती का काफ़ी भाग कवर कर लेते हैं। किसान भाइयों, इसका जो है नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छी जो दवा है वो रिडोमिल MZ72 नाम की दवा है। यह दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। दूसरी एक दवा और है मैनकोजेब दवा। मैनकोजेब दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा और ये रोग फिर आगे नहीं फैलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, आलू की फसल में एक चुर्रा मुर्रा रोग या पर्णचित्ती नाम का रोग भी आता है, जिसमें जो है आलू की जो पत्तियां हैं ऊपर से गोल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और ऐसी हरे और पीले रंग की पत्तियां जो है दूर से दिखाई देने लगती हैं। यह वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है और इस रोग को जो है हरा मच्छर या माहू, ये जो रस चूसने वाले जो कीट हैं वो फैलाते हैं। अतः किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण करने के लिए जैसे कोई भी कीटनाशी मेलाथियान या डाइमेथोएट दवा 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आलू की फसल पर अगर छिड़काव करेंगे तो इस विषाणु जनित रोग का नियंत्रण और कीटों का जो रस चूसने वाले कीट हैं उनका भी आसानी से नियंत्रण हो जाता है। आलू की फसल में एक जीवाणु जनित रोग या काली डंडी नाम का एक रोग और आता है। यह रोग भी आलू की फसल में अब काफ़ी देखने को मिल रहा है और अगर इस तरह के रोग किसान भाइयों खेत में दिखाई दें, ये रोग जो है पत्ती या जो बड निकलती है, छोटी छोटी पत्तियां, वहां से ये फैलना शुरू होता है, नीचे की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे ये पूरी डंडी काली हो जाती है। आलू अगली फसल के लिए बोते हैं तब भी ये जो खेत में मृदोड़ रूप में खेत में पड़ा रहता
रहता है और फिर अगली फसल में भी आ जाता है। इसलिए किसान भाइयों, समय रहते हुए इसका नियंत्रण अति आवश्यक है। हमारा जो आलू का बीज है उसको चाकू से जो है काट करके न बोएं, छोटे छोटे इस तरह के बीज अच्छी जाति का चुनाव करें। बीज की कुफरी, सिंदूरी या कुफरी जो जातियाँ हैं उसमें इस रोग के लक्षण कम आते हैं। और बीजोपचार करें। 1% बोर्डो मिश्रण से भी इसका बीजोपचार कर सकते हैं। काली डंडी नाम का रोग दिखाई दे रहा है तो बोर्डो मिश्रण 1% का बोर्डो मिश्रण का छिड़काव खेत में करें, या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट नाम की एक दवा आती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 75 ग्राम दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा और यह रोग फिर आगे आपकी फसल में नहीं बढ़ेगा। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, ब्रोकली जो कि हरी गोभी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और ख़ास तौर से ये जो सब्जी है ये अभी सर्दी के मौसम की सब्जी है। अब इसको मुख्य बात है कि हम खेती करनी चाहते हैं तो कैसे करें। पहले तो बात आती है कि हम खेत की तैयारी करें ब्रोकली को लगाने से पहले, क्योंकि इसके हमें पौध तैयार करनी पड़ती है। इसलिए पहले तो हमें पौधशाला के अंदर इसके बीज डाल के उसके बीजों की बुआई करके हमें पौध तैयार करनी है। और पौध तैयार करने से पहले हमें ध्यान देना है कि कौन सी किस्में अपने यहाँ के लिए उचित है। वो है, एक तो फिएस्टा F1 हाइब्रिड है जो कि अपने बहुत अच्छी पैदावार देती है और अच्छा इसका उपज होती है। इसके अलावा KTS 1 के नाम से भी है जो अपने यहाँ हिमाचल से निकली हुई किस्म है। और समृद्धि भी है, पालम समृद्धि, ये भी वहाँ से है, ये भी अच्छी किस्म है। बीज को उपचारित करके और कतारों के अंदर अपन इसकी बुआई करें और लगभग 1 महीने में इसकी पौध तैयार हो जाती है। बारी आती है कि हमें इसकी पौध की रोपाई करें, और रोपाई करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कितनी दूरी पे उस पे हमें लगाना है। अब यदि हम पौध तैयार कर ली है तो बारी आती है कि हमें खेत को कैसे तैयार करें। तो खेत को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद में पहली जुताई के समय गोबर का खाद है सड़ा हुआ, वो अच्छी तरह मिलाना है। करीब 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं और उसके बाद में उसकी जुताई करें। और उसके बाद में इसको उर्वरकों की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैदावार है और उर्वरक की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें देसी खाद, गोबर की खाद के अलावा हमें इसके अंदर जैसे कि आपको सुपर फास्फेट है, म्यूरेट पोटास है, उस खाद की भी आवश्यकता होती है। तो वो खाद भी हमें करीब 100 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इसके अंदर डालना है। तो हमें फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट पोटास की पूरी मात्रा दूसरी जुताई के समय हमें मिलाना है और खेत की अच्छी तैयारी करनी है। उसके बाद में
हमें इसकी जो क्यारियाँ बनानी है या उठी हुई क्यारियाँ बनानी है वो हमें बिल्कुल तैयार करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आप सब्जियाँ लगाएं वो सब बूंद बूंद सिंचाई के ऊपर लगाएं। तो उठी हुई क्यारी बनाएं और उसके ऊपर बूंद बूंद सिंचाई की जो लाइनें बिछा दें। और यदि उसके ऊपर अपन प्लास्टिक की जो मल्च सीट है 25 से 30 माइक्रोन की वो लगा देते हैं तो हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी इससे दूर हो जाती हैं। और साथ में क्योंकि मल्च से बहुत सारे खरपतवार जो उगते हैं हमारे फसल के बीच में वो नहीं उगेंगे, तो हमारी फसल को जो हम खाद उर्वरक दे रहे हैं वो सारे हमारी फसल को ही काम आएंगे। इसलिए इसका भी उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रोकली की पौध की रोपाई जो हमें करनी है वो कतार से कतार की दूरी लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर रखें, करीब 1.5 से 2 फीट के बीच में। और पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग 1.5 फीट रखें तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन हेतु गेहूं की SWI पद्धति से खेती, तोरिया की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।